दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल वेल्थ क्रिएटर में। दोस्तों आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं बजाज ऑटो लिमिटेड के बारे में। बजाज ऑटो लिमिटेड, जैसा कि दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर पता है कि हमने यहाँ पर निफ्टी 50 के 50 के 50 स्टॉक्स की यहाँ पर एनालिसिस स्टार्ट की हुई है, जिसे हम सारे स्टॉक्स यहाँ पर एनालाइज करने वाले हैं निफ्टी 50 के। तो अब तक दोस्तों हम यहाँ पर 16 स्टॉक यहाँ पर एनालिसिस कर चुके हैं। जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पर TCS का हमने रिसेंटली यहाँ पर एनालिसिस किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वीडियो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे बजाज ऑटो वाले गए, जो यहाँ पे हमारा 17 नंबर का स्टॉक होने वाला है। 17 नंबर का यहाँ पर स्टॉक है, पूरे 50 स्टॉक यहाँ पे एनालाइज करना है। तो दोस्तों फिलहाल की अगर यहाँ पे बात करें तो आप देखते हैं यहाँ पे 3544 रुपीज़ का यहाँ पे प्राइस चलता हुआ नजर आ रहा है। 1.11% यहाँ पे गिरावट देखने को मिली स्टॉक के अंदर। तो दोस्तों के पीछे रीज़न क्या है, इस स्टॉक को किस लेवल्स पर बाय करना चाहिए, क्या स्टॉक जो फिलहाल लेवल चल रहा है वो बहुत अच्छे लेवल से बाइंग करने के लिए कब तक होल्ड करना पड़ेगा, क्या टारगेट है, क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है, फंडामेंटल किस टाइप का, सब दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे बजाज ऑटो लिमिटेड के बारे में। बस आपने वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना है। और साथ ही दोस्तों कहना चाहूँगा, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को यहाँ पे हिट जरूर कर देना, और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक भी जरूर कर देना। सबसे पहले दोस्तों अगर रिटर्न की बात करें कि बजाज ऑटो ने यहाँ पे रिटर्न कितने दिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 दिन के अंदर यहाँ पे स्टॉक ने जो है 5.46 तक यहाँ पे गिरता हुआ नजर आया, यानी कि 5.5% तक की गिरावट देखने को मिली। वहीं दोस्तों एक महीने की बात करें तो स्टॉक के अंदर 8% तक की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। उसके बाद दोस्तों अगर 6 महीने की बात करें तो 6 महीने के अंदर स्टॉक यहाँ पर 13% अप्रॉक्सीमेटली फ्लैट नज़र आया। और एक साल के अगर रिटर्न की बात करें तो एक साल के अंदर मात्र 16% यहाँ पे स्टॉक ने यहाँ पे रिटर्न्स दिए हैं। और वहीं दोस्तों 5 साल की अगर हम यहाँ बात करें तो 5 साल के अंदर सिर्फ 35% के रिटर्न रहे। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मैक्सिमम रिटर्न कितने हैं, तो मैक्सिमम में यहाँ पर 1220 यानी कि 1220% रिटर्न देखने को मिले। स्टॉक यहाँ पर 268 रुपये पे ट्रेड किया करता था सन 2002 में, और आज 3540 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद देखते हैं इसके फंडामेंटल किस टाइप का, कंपनी किस टाइप की यहाँ पर नज़र आ रही है। सबसे पहले दोस्तों अगर मैं बात करूँ कि कंपनी कितनी बड़ी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इट इज़ द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ मोटरसाइकिल एंड द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ 3 व्हीलर्स ग्लोबली। ठीक है, तो ये थर्ड लार्जेस्ट कंपनी जो कि मोटरसाइकिल्स में, हालांकि फर्स्ट नंबर पर यहाँ पर आपकी आती है हीरो मोटोकॉर्प। हीरो की यहाँ पे फर्स्ट आती है। हीरो पे हमने एनालिसिस की हुई है, अगर आपने एनालिसिस हीरो मोटोकॉर्प के देखने हैं तो वो भी ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उसके भी वीडियो यहाँ पर देख सकते हैं। उसी के साथ यहाँ पे अगर हम बात करते हैं मार्केट कैप की, तो 1 लाख करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप है। लार्ज कैप कंपनी है, 1,02,654 करोड़ की मार्केट कैप है। करंट प्राइस 3548 का चल रहा है, हाई लगाया था 4361 का, लो लगाया था 3010 रुपीज़ का। स्टॉक का पी 16.9 का हो रखा है। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं मीडियन पी रेशो के पिछले 5 साल के पी रेशो, मीडियन पी रेशो, तो वो निकल के आता है इसका लगभग लगभग 19 का। तो यानी कि 19 का पी रेशो होना चाहिए था, लेकिन फिलहाल कितने का हो रखा है यहाँ पर 16.9 का हो रखा है। यानी कि स्टॉक यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि अंडर वैल्यूड हो रखा है, बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड हो रखा है। बुक वैल्यू 934 रुपये की यहाँ पर निकल के आते हैं। डिविडेंड यील्ड बहुत ही शानदार है 3.95% की, हालांकि 1% अबव या फिर 1% के आसपास भी बहुत अच्छी मानी जाती है, और ये तो 3.95% की डिविडेंड दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, उसके साथ आरओसी की बात करें तो 25.4% की आरओसी नज़र आती है। दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और उसके बाद 25.4 अगर यहाँ पे आपको आरओसी मिल जाती है तो एक बेहतरीन आरओसी यहाँ पे देखने को आप यहाँ पर बोल सकते हो। इसके साथ दोस्तों अगर हम यहाँ बात करते हैं कंपनी को सेल्स आई या फिर क्वार्टर रिजल्ट आया कैसा आया, तो आप देखते हैं रिसेंटली का क्वार्टर रिजल्ट आया जिसमें कंपनी ने सेल की 8,762 करोड़ की, जो कि पिछले क्वार्टर में 7,386 करोड़ की थी। और पिछले साल की बात करें तो 7,156 करोड़ की यहाँ पर नज़र आ रही थी। तो आप देखते हैं कंपनी को सेल हुई वो बहुत ही अच्छी हुई ईयर ऑन ईयर में और क्वार्टर ऑन क्वार्टर में। यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त इसकी सेल दिखाई दी, कंपनी ने बहुत ही अच्छा जंप देखने को मिला सेल्स के अंदर। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों स्टॉक यहाँ पे गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो उसके पीछे रीज़न क्या है, तो पहले नेट प्रॉफिट भी चेक कर लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट भी कंपनी को यहाँ पे 2,040 करोड़ का हुआ, जो कि पिछले क्वार्टर में 1,170 करोड़ का था, और पिछले साल 1,194 करोड़ का था। तो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों बहुत ज़बरदस्त चीज़ रही, चाहे सेल हो और चाहे यहाँ पे प्रॉफिट हो। तो इसके पीछे दोस्तों रीज़न जो है यहाँ पर गिरावट का, देखो यहाँ पर क्वार्टर रिजल्ट तो गिरावट का रीज़न नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा बजाज कंपनी का। हालांकि इसकी जो सेल्स की पुश देखने को मिला उसमें बहुत बड़ा हाथ चेतक का है। चेतक कौन है दोस्तों, इसका इलेक्ट्रिक स्कूटर जो चेतक है उसकी काफ़ी अच्छी सेल्स हुई इस क्वार्टर में। इस वजह से यहाँ पे प्रॉफिट भी ऊपर जाता हुआ नजर आया और साथ में सेल भी जाती हुई ऊपर नजर आए। दोस्तों जो गिरावट का कारण है वो यहाँ पे टेक्निकल है, वो अभी हम इसके बाद बात करने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों लॉन्ग टर्म के बात करें कि लंबे समय में कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है,
तो यहाँ पे 11,525 करोड़ का सेल करने वाली कंपनी 33,000 करोड़ के अप्रॉक्सीमेटली की सेल करी, यानी कि 3 गुना अपनी सेल कर चुकी है पिछले 10 सालों में। और वहीं दोस्तों अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1500 करोड़ यानी कि 1600 करोड़ के अप्रॉक्सीमेट नेट प्रॉफिट करने वाली कंपनी यहाँ पे 6,478 करोड़ का यहाँ पर सेल कर रही है। तो यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आराम से कंपनी ने 4 गुना प्रॉफिट कर दिया और 3 गुना यहाँ पर सेल्स कर दी। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये इतना करने के बावजूद भी बहुत कम है। 10 सालों की यहाँ पर बात हो रही है, 10 सालों के हिसाब से यहाँ पर काफ़ी कम सेल और काफ़ी कम प्रॉफिट हुआ पिछले 10 सालों में। कोई ग्रोथ बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिली। उसके बाद जैसे कि आप यहाँ पर देखते हैं कि कंपाउंडेड सेल ग्रोथ रही 5% की पिछले 10 साल में, प्रॉफिट ग्रोथ रही यहाँ पे 3% की पिछले 10 साल में, और वहीं स्टॉक प्राइस सीजीआर रहा 8% का पिछले 10 साल में। तो पिछले 10 साल में भी कोई अच्छा रिटर्न यहाँ पे स्टॉक ने प्रोवाइड नहीं किया। दोस्तों जैसे कि मैंने हमेशा आपको कहा है कि जो सेल ग्रोथ होती है और प्रॉफिट ग्रोथ होती है उसके साथ ही स्टॉक प्राइस चलता नजर आता है, जो कि आपको साफ साफ यहाँ पर दिख भी रहा है कि 5%, 3% और यहाँ पर 8% नज़र आ रहा है। बैलेंस शीट की बात करें दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त बैलेंस शीट है, बहुत ही नीट एंड क्लीन है। रिजर्व है 26,732 करोड़ का, बोरोइंग है 122 करोड़ की, तो यानी कंपनी डेट फ्री यहाँ पर दिखाई दे रही है। फिक्स एसेट 1,727 करोड़ के फिक्स एसेट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जो कि यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए पिछले क्वार्टर के मुकाबले। उसी के साथ दोस्तों अंडर द कंस्ट्रक्शन फिक्स एसेट यहाँ पर 27 करोड़ के और हैं, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे कंपनी के फिक्स एसेट अच्छे हैं, कंपनी का रिजर्व ज़्यादा है और कंपनी की बोरिंग बहुत ना के बराबर है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर मिलकर बनती है बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रांग दोस्तों। उसके साथ यहाँ पर अगर कैश की बात करें तो यहाँ पे कंपनी के पास जो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश जनरेट होता है वो यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव कैश चल रहा है 3,120 करोड़ का 2021 की बात करें तो। उसके साथ दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पर, जैसे कि देख सकते हैं प्रमोटर की होल्डिंग 53.70 की है, एफआई की 11.21 की है, डीआई की 12.85 की है और पब्लिक की 22.24 की होल्डिंग दिखाई दे रही है। उसी के साथ दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ पब्लिक के पास, और पब्लिक में बीच में कौन आता है तो देखते हैं जय हिंद इंडस्ट्रीज़ के पास 3.35 की होल्डिंग, वहीं पे नीरज बजाज के पास 1.26% की होल्डिंग दिखाई दे रही है। तो अप्रॉक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 5% होल्डिंग इन लोगों के पास है। तो पब्लिक के पास सिर्फ यहाँ पर बचता है लगभग 17%, जो कि बिल्कुल सेफ़ है। मैं आपको बोलता हूँ कि 80% प्रमोटर के हाथ में, एफआई के हाथ में और डीआई के हाथ में मिल के होना चाहिए, और उसके बाद 20% यहाँ पे पब्लिक के हाथ में होना चाहिए। तो कंपनी काफ़ी सेफ़ हो जाती है, कोई दिक्कत वाली ज़्यादा बात नहीं होती। तो जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पे 17% ही पब्लिक के हाथ में है, बाकी यहाँ पर सेफ हैंड्स में दिखाई दे रही है। दोस्तों मैं यहाँ पे चार्ट पर, और आप देख सकते हैं यहाँ पे लगी है 1 डे की कैंडल। ठीक है, स्टॉक का यहाँ पर मनी फ्लो चल रहा है 25.93 का, 30 के नीचे स्टॉक आ चुका है, यानी कि ओवरसोल्ड कैटेगरी के अंदर स्टॉक एंटर कर चुका है। अगर हम यहाँ पे जूम मारे तो आपको प्राइस देखने को मिलेगा, यहाँ पे प्राइस चल रहा है 3547 का। 200 डीएमए और 50 डीएमए एक दूसरे के आसपास ही ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे कि आप देखते हैं 50 डीएमए निकल कर आता है 3785 का, और 200 डीएमए निकल कर आता है 3750 का। तो आसपास ही दोनों यहाँ पे 50 डे मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज यहाँ पे आसपास ही ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर अगर बात करते हैं पिछले 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन की, तो आप देखते हैं यहाँ पे लगातार स्टॉक के अंदर गिरावट है और काफ़ी ज़्यादा गिरावट है। यहाँ पे स्टॉक ने रिसेंटली जो हाई लगाया था, रिसेंटली की अगर हम बात करते हैं तो आप देखते हैं रिसेंटली स्टॉक ने हाई लगाया था 3850 का, उसके बाद स्टॉक के अंदर गिरावट आ चुकी है और अब 3547 रुपये तक यहाँ पर स्टॉक ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं कि स्टॉक का जो सपोर्ट है वो क्या निकल के आता है कि जहाँ पे स्टॉक सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि जैसा कि आपको मैं यहाँ जूम करके दिखा रहा हूँ कि स्टॉक इससे पहले सपोर्ट जोन पर था कि एक बार इसने स्टॉक ने यहाँ सपोर्ट लिया, दोबारा यहाँ लिया, तिबारा यहाँ लिया, चौथी बार यहाँ लेने की कोशिश करी, मगर अब की बार यहाँ पर टिक नहीं पाया, फेल हो गया और स्टॉक इसके नीचे आ गया। तो स्टॉक ने अपना एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो था, ये जो एक लाइन चल रही थी, इसको तोड़ दिया स्टॉक ने और स्टॉक उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। अब बात आती है कि चलो एक सपोर्ट तोड़ दिया तो अब दूसरा बचता कौन सा है। दूसरा दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि कौन सा बचता है, तो आप देखते हैं यहाँ पर आता है इसका ये वाला सपोर्ट। जिस सपोर्ट पे स्टॉक ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है वो है इसका ये 3490 अप्रॉक्सीमेटली। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो 3500 रुपये, लगभग 3500 रुपये का यहाँ पर सपोर्ट है स्टॉक का, यानी कि 47 रुपये स्टॉक और गिर सकता है और 3500 रुपये का इसका अच्छा खासा यहाँ पर सपोर्ट निकल के आता है। क्योंकि इससे पहले भी स्टॉक की अगर मैं बात करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हाई से टूटा, कितना हाई से
4350 के अप्रॉक्सीमेटली स्टॉक टूटा और सपोर्ट लिया इसने यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली, आप देख सकते हैं कि 3500 रुपये के लगभग का यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ नज़र आया। उसके बाद स्टॉक की जो रैली बनी वो गई 4250 की वापस, यानी कि एक बार हाई लगाया, बहुत तेज़ी में एक बार हाई लगाया, उसके बाद यहाँ पे 3500 का लो लगाया, उसके बाद फिर 4250 का हाई लगाया और फिर स्टॉक यहाँ पर वापस ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। किस लेवल पे? 3547 के लेवल पे। सपोर्ट कहाँ लेगा? 3500 के लेवल पे। दोस्तों बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बहुत ही बढ़िया यहाँ पर सपोर्ट नज़र आ रहा है। इस पर आपने नज़र बना कर रखनी है। अगर 3500 का सपोर्ट लेके स्टॉक यहाँ से बाउंस बैक दिखाता है, यानी कि स्टॉक में लगातार 2 दिन की कैंडल जो है एक के ऊपर एक बनती हुई नज़र आती है। किस तरह से कि मान लो एक कैंडल यहाँ बनी, ये इसका 3500 का सपोर्ट था, उसके बाद जो अगली डे की कैंडल बनी वो यहाँ बनी, तो इसका मतलब स्टॉक के अंदर यहाँ पे रिकवरी देखने को मिल रही है। थर्ड डे की कैंडल जब यहाँ पर बननी शुरू होगी आप एंट्री ले सकते हो और उसके बाद यहाँ पे स्टॉक को होल्ड करो। वापस स्टॉक का टारगेट यहाँ पर कितना नज़र आता है, मैं फिलहाल यहाँ पे बात करूँ कितना स्टॉक का टारगेट नज़र आता है, तो आप देख सकते हैं कि पहला टारगेट आएगा स्टॉक का 3850 का, अगला टारगेट आएगा यहाँ पर स्टॉक का 4000 रुपीज़ के अप्रॉक्सीमेटली का, और थर्ड टारगेट आएगा 4300 के अप्रॉक्सीमेटली का। तो ये दोस्तों इसके यहाँ पे टारगेट नज़र आते हैं और ये इसके यहाँ पर सपोर्ट नज़र आ रहे हैं। और साथ ही साथ स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, 200 DMA के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो ये एक यहाँ पे बहुत प्लस पॉइंट है। मैंने हमेशा कहा अगर कोई अच्छी कंपनी है और अपने 200 DMA के नीचे मिल रही है तो उसको दोस्तों बाय कर लो, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, बहुत ही बड़े रिटर्न इन फ्यूचर आपको देखने को मिलते हैं। हालांकि आप देखते हैं यहाँ पे इससे पहले भी स्टॉक अपने 200 DMA के आसपास ट्रेड कर रहा था, टच कर रहा था, उसके बाद स्टॉक ने बढ़िया हाई लगाया, एकदम दोबारा टच करने ही वाला था, थोड़ा सा रह गया तो उसके बाद फिर एक हाई लगा दिया और अब की बार यहाँ पे कुछ दिनों से 200 DMA के आसपास या फिर आप बोल सकते हो थोड़ा नीचे ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद मैं उम्मीद करता हूँ अगर यहाँ से निफ्टी 50 जो है, क्योंकि देखो पूरी मार्केट के अंदर करेक्शन है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ बजाज ऑटो करेक्ट हो रहा है कि मान लो बजाज ऑटो ही लगातार गिर रहा है, पूरे यहाँ पे मार्केट करेक्ट हो रही है, मार्केट के अंदर करेक्शन है। 17,700 के लेवल्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, कहाँ 18,600 के यहाँ पर लेवल्स दिखाई दे रहे थे, यहाँ पर कम से कम 900 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिल रही है। तो इतनी जब गिरावट देखने को मिल रहा है तो स्टॉक भी यहाँ पे करेक्ट होता हुआ ज़रूर नज़र आ रहा है। तो मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जाती है तो स्टॉक ऊपर जाएगा, स्टॉक का पोटेंशियल 4300 रुपये तक का वापस जाएगा दोस्तों, 4300 जिस हिसाब से स्टॉक कंपनी ने परफॉर्म किया ना ये क्वार्टर में, Q2 के रिजल्ट में यहाँ पे परफॉर्म करता हुआ नज़र आया, तो यहाँ पे इम्पैक्ट आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। बस फिलहाल यहाँ पे गिरावट इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि यहाँ पर मार्केट पूरी अंडर द प्रेशर है दोस्तों। तो दोस्तों फिलहाल यही कहना चाहूँगा कि आप इसको 3500 के लेवल्स पे यहाँ पर नज़र रख सकते हो और यहाँ पे जो स्टॉक का फंडामेंटल है वो बहुत ही स्ट्रांग है, साथ में कंपनी का डिविडेंड बहुत ही अच्छा प्रोवाइड करते हैं, 3% से भी ऊपर का डिविडेंड कंपनी देती है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे होल्ड कर सकते हो। जिस तरह से यहाँ पे बजाज का चेतक मार्केट के अंदर आके तहलका मचा रहा है, ऐसा नहीं है कि बहुत कि बेकार स्कूटर है, बहुत ही बढ़िया यहाँ पर सेल्स हो रही है। फिलहाल यहाँ पे 4 स्टेट्स के अंदर ही सेल्स हो रही हैं चेतक की, और जब ये पूरे इंडिया में सेल्स होने लगेगी तो यहाँ पे बहुत तेज़ी में ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो दोस्तों फिलहाल के इतना ही, अगर कुछ बताने के लिए रह गया हो तो आप कमेंट में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, कोशिश करेंगे आपका यहाँ पर रिप्लाई करने की। फिलहाल के इतना ही, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना।